probability जो होती है वो that's different from what you've done in O levels. You've never seen this before, so please listen to it carefully. Okay? अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा दूं. हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था, याद है? और इससे मैंने आपको इंटरसेक्शन निकालना सिखाया था. इंटरसेक्शन क्या था कि जब एक ही पॉइंट पे दो सक्सेसफुल आउटकम्स मीट कर रहे हो, कि इस आउटकम में बी की भी कंडीशन मीट हो रही थी, ऐसे ही आउटकम में सी की भी कंडीशन मीट हो रही थी. सही है? उसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं, कि जब दो कंडीशन जो है वो एक साथ पूरी हो रही है. ओके, लेट्स गो टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. पहले तो ये टेबल हम देख लेते हैं. पहले इस टेबल का पहला पार्ट देख लो. ये कहता है कंपनी इज वरीड अबाउट द हाई टर्नओवर ऑफ इट्स एम्प्लॉइज एंड डिसाइड्स टू इन्वेस्टिगेट वेदर दे आर more likely to stay if they are given training. On 1st January 1 year, the company employed 256 people, excluding those who are about to retire. During the year, a record was kept of who received training as well as who left the company. The results are summarized in this table. Okay, the results are summarized in this table. वो कहता है कि find the probability that a randomly selected employee received training. कितने लोगों को ट्रेनिंग मिली है? 152 आउट ऑफ 256. ये बात सबको समझ आती है? टेबल में से इंफॉर्मेशन निकालनी है, कितने लोगों को ट्रेनिंग मिली है? 152 लोगों को ट्रेनिंग मिली है. तो 152 आउट ऑफ 256 में ही प्रोबेबिलिटी हो गई. सही है? रिसीव ट्रेनिंग एंड डिड नॉट लीव द कंपनी. कितने लोग रिसीव ट्रेनिंग एंड डिड नॉट लीव द कंपनी? यानी 109 लोग जिनको ट्रेनिंग मिली एंड दे आर स्टिल एम्प्लॉयड. सो 109 आउट ऑफ 256. यहां तक बात क्लियर है? सही है? अभी पार्ट 2 छोड़ दें, हम बाद में आके कर लेंगे इसको. अब पार्ट 3 कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सेलेक्टेड एम्प्लॉय डिड नॉट लीव द कंपनी गिवन दैट द पर्सन हैड रिसीव्ड ट्रेनिंग. ये जो गिवन दैट का वर्ड है, ये आपको बताता है कि दिस इज अ क्वेश्चन ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. दिस इज अ क्वेश्चन ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि मैंने एक कंडीशन लगा दी है. अब मैं सारे एम्प्लॉइज में से सेलेक्ट नहीं कर रहा, मैं किन में से सेलेक्ट कर रहा हूं? सिर्फ उन लोगों में से जिनको ट्रेनिंग मिल चुकी है. सही है? अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है. आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दैट फॉर्मूला फर्स्ट एंड देन वी आर गोइंग टू रिपीटेडली यूज इट. हम उसको बार बार यूज करेंगे. इसमें और बी पार्ट में फर्क क्या है? देखो, उसने कहा रैंडमली सिलेक्टेड एम्प्लॉय, वो सिलेक्टेड सारों में से सिलेक्ट कर लिया. तुमने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सिलेक्टेड एम्प्लॉय डिड नॉट लीव द कंपनी गिवन दैट द पर्सन हैड रिसीव्ड ट्रेनिंग. यानी तुमने सिर्फ उन लोगों में से सिलेक्ट किया जिनको ट्रेनिंग मिल चुकी थी. जो एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन. सही है? वो गिवन कंडीशन नहीं है, वो ये है कि दोनों इवेंट साथ अकर कर रहे हो. सही है? लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस एक्सप्लेनेशन देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर. ओके, एक मिनट रुक जाओ, मैं ये कंप्लीट कर लूं, फिर तुम बताना सवाल है या नहीं है. ओके ओके, अभी आंसर क्या आया था यहाँ से? 109 over 152. That's the direct way of doing it, but हर दफा वो अप्लाई नहीं होगा, इसलिए मैं आपको फॉर्मूला अब सिखा रहा हूँ. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमसे ये कहती है सही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर में जो होती है वो हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन कंडीशन आती है. डिनोमिनेटर में हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन कंडीशन आती है. हाँ, इस केस में रिसीव ट्रेनिंग है. अभी मैं उसको लिखूंगा. और न्यूमिनेटर में क्या आती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी आती है. जो भी गिवन कंडीशन के साथ मैच कर लिखा हुआ होता है उसकी जगह हम एंड लगा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं. इंटरसेक्शन वाली आ रही होती है. इसको नोटेशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो भी आपको लिखना आना चाहिए. गिवन का साइन जो होता है वो ये लाइन होती है, वर्टिकल लाइन.
बार लगी हुई होती है, ए गिवन बी, सही है, दिस मीन्स गिवन, सही है। डिनोमिनेटर में वही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एंड को कैसे लिखते हैं नोटेशन फॉर्म में, इंटरसेक्शन लगा के, ये इसकी नोटेशन फॉर्म है। दोनों बातें सेम ही है, दे बोथ द सेम थिंग्स। कहीं कहीं नोटेशन में क्वेश्चन दिया वो दिखा देता हूं, ये देखो नोटेशन में क्वेश्चन दिया है मैंने तुम्हें, सही है। तो तुम्हें नोटेशन भी पता होनी चाहिए और तुम्हें जो है वो वर्ड्स में भी पता होना चाहिए, ज्यादातर वर्ड्स में इस्तेमाल करेंगे। एंड यूनियन नहीं होता, और यूनियन होता है, ओके। अच्छा, अभी मैं तुम्हारा सवाल आंसर करूंगा, सही है। अब मैंने इस सवाल में ये कहा पार्ट 3 के ए में कि व्हाट डू आई वांट डिड नॉट लीव, यानी स्टिल एम्प्लॉयड, गिवन ट्रेनिंग, स्टिल एम्प्लॉयड गिवन ट्रेनिंग, ओके। तो नीचे क्या आ जाएगा, गिवन ट्रेनिंग, और ऊपर क्या आ जाएगा, स्टिल एम्प्लॉयड एंड ट्रेनिंग। Does everybody agree with that? मैंने ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है उसको वर्ड्स में भी ट्रांसलेट कर लिया मैंने, सही है। ए इवेंट ये है, स्टिल एम्प्लॉयड, बी इवेंट ये है, तो मैंने ए की जगह ये लिख दिया है, बी की जगह ये लिख दिया है, डिनोमिनेटर में भी ये लिख दिया, ओके। अब मुझे बताओ गिवन ट्रेनिंग की क्या प्रोबेबिलिटी है, 152 ओवर 256, कितने लोगों को ट्रेनिंग मिली है, 152 ओवर 256, सही है। अच्छा, स्टिल एम्प्लॉयड एंड ट्रेनिंग, ऐसे कितने लोग थे जो एम्प्लॉयड भी थे और ट्रेनिंग भी थी, 109 ओवर 256, क्या मैं दो अलग अलग एम्प्लॉय ने सिलेक्ट कर रहा है कि मैं आ रहा हूँ, तो रुक जाओ, सही है। तो मेरा फाइनल आंसर जो हो जाएगा, जो मालूम ने स्टार्ट में बताया था, वो था 109 आउट ऑफ 152 बन जाएगा, सही है। तो फॉर्मूला गिव्स मी द सेम आंसर। I can do this when I have data in a table. I will not be able to do this when I have a tree diagram. अभी तो मैं सारे एम्प्लॉइज में से सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, मैंने यहाँ पे ये गिवन नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होके आ रही है। ये मैं सारे एम्प्लॉइज की बात कर रहा हूँ, सही है। अब मैं तुम्हें फर्क बता दूं अगर, कि देखो मैं ढूंढ रहा हूँ एक ऐसे एम्प्लॉय को इंटरव्यू करना है, सही है। आई एम लुकिंग फॉर अ पर्सन के हु आई वांट टू इंटरव्यू, जिसको ट्रेनिंग मिली थी और जो अभी भी काम करता है, सही है। तो तुम मुझे बताओगे कि अगर सारे एम्प्लॉइज में सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 109 ओवर 256, विच इज अबाउट 40%, सही है। तो रैंडमली अगर मैं किसी का लिस्ट में से नाम सेलेक्ट करूंगा तो 40% चांस है कि मुझे सही बंदा मिलेगा, ऐसा ही होगा। अब मैं तुम्हें कहता हूँ कि एक काम करो, इस लिस्ट को एडिट कर दो, मुझे तो ऐसे लोगों को इंटरव्यू करना है जिनको ट्रेनिंग मिल चुकी है, तो तुम क्या करोगे, उसमें से नॉट ट्रेनिंग वाले हटा दोगे। एक तुम्हें मैंने गिवन कंडीशन दे दी कि मुझे तो ऐसे ही बंदे को इंटरव्यू करना है जिसको ट्रेनिंग मिली हो, तो अब तुम मुझे क्या कहोगे, क्या 109 लोग लिस्ट में होंगे जो अभी भी एम्प्लॉयड होंगे, आउट ऑफ 152 हो जाएंगे, मेरा सक्सेस का रेट बढ़ जाएगा। आई एम सडनली ऑन टू 70%, कि if I randomly select someone, there's a 70% chance that I'll meet the right person. Okay? Does that make sense? हाँ, अभी देखो डेटा मैंने टेबल में दिया है ना, तो फॉर्मूला के बगैर भी मैं कर सकता हूँ। मैं तुम लोगों को अगला सवाल दूंगा, तुम लोग फॉर्मूला के बगैर कर लेना, सही है। आई डोंट माइंड दैट। When I give this information to you in a tree diagram, you won't have denominators. सही है। अभी ट्री डायग्राम में यही सवाल मैं दोबारा पूछूंगा गिवन कंडीशन के साथ, सही है। उसमें क्या करेंगे वो भी मैं बताऊंगा अभी, क्योंकि मैंने जब गिवन कंडीशन दी तो तुमने एम्प्लॉय की लिस्ट को फिल्टर कर दिया,
तुमने कहा कि सिर्फ उन लोगों से बात करते हैं जिनको ट्रेनिंग मिली है। तो कितने लोग हैं जिनको ट्रेनिंग मिली है? 152। तो तुम किन में से सिलेक्ट कर रहे हो? 152 में से सिलेक्ट कर रहे हो। कितने लोग सक्सेसफुल होंगे? 109 सक्सेसफुल होंगे। सही है। अगला क्वेश्चन करके देखना तो पता चलेगा। और पहले सेकंड पार्ट इसका बताओ। डिड नॉट लीव द कंपनी गिवन दैट द पर्सन हैड नॉट रिसीव्ड ट्रेनिंग। तो अब आप मुझे कह रहे हैं कि डायरेक्ट भी हो सकता है, मैं डायरेक्ट भी आपको करके दिखा सकता हूं, लेकिन हमेशा इसको पहले लिख लिया करें। स्टिल एम्प्लॉयड गिवन नॉट ट्रेनिंग। बल्कि मैं पूरा आपको लिख के ही करके दिखाता हूं रादर देन, बिकॉज आगे यही होगा। ओके ओके कितने नॉट ट्रेनिंग वाले कितने लोग हैं? 104। और स्टिल एम्प्लॉयड एंड नॉट ट्रेनिंग, स्टिल एम्प्लॉयड एंड नॉट ट्रेनिंग 60। तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो 60/104 बन जाएगा। सही है। 256 आपस में कैंसिल हो जाएगा। द अल्टीमेट आउटकम यू अंडरस्टूड। सही है। उसको अभी फॉर्मूला के थ्रू मैं इसलिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि टी डायग्राम्स में फॉर्मूला ही लगेगा, उसके बगैर नहीं होगा सवाल। सम ऑफ दीज क्वेश्चंस एक्चुअली गेट वेरी चैलेंजिंग। ओके क्लियर है सबको? व्हाई डोंट यू ट्राई द नेक्स्ट वन योरसेल्फ? आई थिंक वो क्या लिखा हुआ है उस क्वेश्चन को प्रॉम्प्ट पढ़ो। हाँ सही है। वो वाला सवाल करिए पास पेपर का है। अगला सवाल करें पास पेपर का है। इस क्वेश्चन में पहले नोटिस कर लीजिएगा कि क्या पिछले क्वेश्चन से क्या डिफरेंट है। क्या 2 हाँ 2.18 की बात कर रहा हूं। इस क्वेश्चन में क्या मिसिंग है जो पिछले क्वेश्चन में था आपके पास? टोटल नहीं है। तो पहले आप यही काम करें, आप पहले टोटल्स निकाल लें। 5 टोटल्स बनेंगे आपके, मतलब 4 कॉर्नर्स और एक ग्रैंड टोटल भी बनेगा। तो ये आंसर देखते हैं। व्हाट्स द बेस्ट आंसर? M&E पूरा। अभी गिवन कंडीशन कोई नहीं है। पार्ट 3 मैंने कहा छोड़ दो। अब उसने कहा गिवन दैट द पर्सन चोजन इज अनएम्प्लॉयड। तो गिवन कंडीशन क्या है? अनएम्प्लॉयड। तो अनएम्प्लॉयड लोगों में से मैं चूज कर रहा हूं। तो मैं डिनोमिनेटर में क्या लिखूंगा? अनएम्प्लॉयड कितने लोग हैं? 564। इनमें से कितने हैं? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज फीमेल। 358। सही है। तो अब तुम चाहो तो यूं भी लिख सकते हो कि तुमने कहा कि भाई फीमेल गिवन अनएम्प्लॉयड। सही है। एंड यू कुड हैव कैलकुलेटेड लाइक दैट एज वेल एंड यू वुड हैव गॉटन द सेम आंसर। क्या बताऊं दोबारा? 1 मिनट रुको। देखो पार्ट 4 में लिखा हुआ है गिवन दैट द पर्सन इज अनएम्प्लॉयड। सो गिवन कंडीशन क्या है तुम्हारी? अनएम्प्लॉयड। सही है। और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज फीमेल। सो फीमेल गिवन अनएम्प्लॉयड की प्रोबेबिलिटी तुम निकाल रहे हो। तो डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ अनएम्प्लॉयड आ जाएगा, न्यूमरेटर में फीमेल एंड अनएम्प्लॉयड आ जाएगा। तो अगर तुम इस तरह निकालना चाहते हो तो इस तरह ही निकाल सकते हैं। हमने कहा कि अनएम्प्लॉयड कितने? 564 ओवर 1281 और न्यूमरेटर में आ जाएगा 358 ओवर 1281। ओके तो आइडिया है कि वो कैंसिल होके 358 ओवर 564 ही बन जाएगा। सबको ये बात समझ आती है? एनी क्वेश्चंस? सो यू अंडरस्टैंड व्हाट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मींस कि मैं आपको एक गिवन कंडीशन दे दूं
तो आपके आउटकम्स जो टोटल होते हैं वो नैरो डाउन हो जाते हैं। सही है, आपके टोटल आउटकम्स जो है वो नैरो डाउन हो जाएंगे। दिस कैन गेट वेरी कॉम्प्लिकेटेड एज वी गो ऑन। सही है, अभी आप देखिएगा कि जब मैं ट्री डायग्राम में आऊंगा तो आपको वो आउटकम्स वाली बात रेलेवेंट लगेगी। चलिए जी, ये सवाल देखते हैं। A medical center encourages elderly people to have a flu vaccination each year. The vaccination reduces the likelihood of getting flu from 40% to 10%. If 45% of the elderly people visiting the center have the vaccination, find the probability that an elderly person chosen at random gets flu. तो क्या बनाना चाहिए? ट्री डायग्राम बना लो, सीक्वेंशियल इवेंट्स है। क्या सीक्वेंस है इवेंट्स की? पहले फ्लू होगा या पहले वैक्सीनेशन होगी? पहले वैक्सीनेशन होगी। सो वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन नॉट, पहले वैक्सीनेशन की प्रोबेबिलिटी क्या है? 45% of the elderly people, so 0.45 and 0.55। सही है, फिर या तो उनको फ्लू हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर वैक्सीनेशन होगी तो फ्लू होने का चांस कितना है? 10% है, रिड्यूसेस द लाइक्लीहुड लिखा हुआ है, तो ये 0.1 है और ये 0.9 है। अगर वैक्सीनेशन नहीं होती तो फ्लू होने का चांस कितना है? Everybody understands the tree diagram? Outcomes लिखूं? Part A gets flu, 0.45 into 0.1 plus 0.55 into 0.4। तो मैं आंसर बता दो प्लीज, कितना? 0.67। ओके, यहां तक सबको क्लियर है? अब पार्ट बी देखें। Had the vaccination given that they had flu, so मैं किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूं आपसे? वैक्सीनेशन गिवन फ्लू। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लू। सही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लू, और न्यूमिनेटर में क्या आएगा? वैक्सीनेशन एंड फ्लू। ऐसे ही होगा। तो डिनोमिनेटर में बताओ प्रोबेबिलिटी, फ्लू की प्रोबेबिलिटी निकाली है ना पार्ट ए में, वही लिख दो। क्या लिखूं? 0.67। सही है, न्यूमिनेटर में क्या आनी चाहिए? वैक्सीनेशन एंड फ्लू। तो वैक्सीनेशन एंड फ्लू कौन सी ब्रांच है? 0.45 इंटू 0.1, पहली वाली ब्रांच। सही है, यहां पे भी एक बड़ी सिंपल छोटी सी बात है। अब आप देखें, अपने डिनोमिनेटर के अंदर दो ब्रांचेस ली थी ना, उन्हीं में से एक न्यूमिनेटर में आ गई। यही हुआ कि डिनोमिनेटर में जो आउटकम्स लिए हैं उन्हीं में से एक न्यूमिनेटर में आ गया। पहले भी यही हो रहा था, पहले भी हम डिनोमिनेटर में नैरो डाउन कर रहे थे, उन्हीं में से न्यूमिनेटर में कुछ लिख रहे थे। तो मैं कर एसेंशियली वही रहा हूं। सही है, व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस हिंट? बिकॉज आगे जाके अब डिनोमिनेटर में आपको नजर आएगा कि 5 ब्रांचेस आ रही हैं, जैसे अभी वो व्हाइट ब्लैक वाले में आ गई थी। सही है, फिर वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऐसी देगा कि आपसे वो काफी कंफ्यूजिंग सी कंडीशन पूछ रहा होगा, लेकिन आपको ये पता है कि अगर आपने डिनोमिनेटर में 5 लिखी है तो उन्हीं में से कुछ जो होंगी वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में न्यूमिनेटर में आ जाती है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 थी, डिनोमिनेटर में 2 ब्रांचेस थी, उन्हीं में से एक न्यूमिनेटर में आ गई। कभी कभार ऐसा होगा कि डिनोमिनेटर में 3 ब्रांचेस होंगी, उन्हीं में से एक या कोई 2 जो होंगे वो न्यूमिनेटर में आ जाएंगे। सो दैट्स द इजी वे ऑफ फिगरिंग आउट कि न्यूमिनेटर में क्या लिखना है। कि आपने जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसी में से कुछ फिल्टर करके न्यूमिनेटर में लिखना है आपने। ओके, बात वही है, आउटकम्स वाली है, जो अभी अनएम्प्लॉयड और मेल फीमेल वाली वगैरह थे। ओके, ये करके देखते हैं। चलो, व्हाई डोंट यू ट्राई दिस वन? पास्ट पेपर का है।
ब्रेड है, ओके सॉरी। पॉइंट सही है। ओके पार्ट 2 वो कहते हैं गिवन दैट Maria did not have jam for breakfast, okay, find the probability that she had toast। तो मैं लिखूंगा toast given not jam। तो probability of not jam जो होगी वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, toast and not jam। ऐसे ही लिखूंगा इसको, सही है। A given B is written as probability of A and B divided by probability of B। क्या है भाई, ओके। आप पहले डिनोमिनेटर को हमेशा फिल करते हैं। नॉट जैम वाली कौन कौन सी है, ये वाली और ये वाली नॉट जैम वाली। सो 0.85 इंटू 0.2 प्लस 0.15 इंटू 0.6, सिर्फ 0.2 और 0.6 क्यों लेंगे, नहीं तो आउटकम तो पूरा लोगे ना। नॉट जैम किस ब्रांच पे आउटकम आ रहा है, सही है। डिनोमिनेटर में 2 ब्रांचेस आ गई। अब मैंने आपको ये सिखाया कि जो डिनोमिनेटर में ब्रांचेस आएंगी उन्हीं में से कुछ जो होंगी वो न्यूमिनेटर में आ रही होंगी। कौन सी वाली, उसने कहा टोस्ट एंड नॉट जैम। सो 0.85 इंटू 0.2 because toast and not jam। Does this make sense to everybody now? Clear? Any questions? Solve करेंगे तो 17 over 26। Okay? Always fill the denominator up first, then think about the numerator। करो ये वाला 2.22 है। सब लेट। Okay, of the hirings 40% are from X, 50% are from Y and 10% are from Z। फिर या तो लेट या नॉट लेट, लेट या नॉट लेट एंड लेट और नॉट लेट। नहीं निकाला तुमने आंसर, आंसर निकाले किसी ने? That's I think too high an answer वैसे। Let me just solve then we'll compare, okay? Okay, will be from X and will not arrive late। अभी तक तो कोई given condition नहीं आई है। Will be from X and not arrive late। वही कैलकुलेशंस करके बताओ मुझे। 0 पॉइंट सही है। पार्ट बी में जो है वो विल अराइव लेट, तो यानी पहली ब्रांच हो सकती है, ये वाली हो सकती है, ये वाली हो सकती है। तो मैंने कहा कि 0.4 कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वट एवर योर चॉइस। ये कितना आ रहा है 500। अब पार्ट सी देख लें, वो कहता है कि गिवन दैट अ कॉल इज मेड फॉर अ मिनी कैब एंड दैट इट अराइव्स लेट, सो व्हाट इज योर गिवन कंडीशन, दैट इट विल बी लेट। हाँ सही है, मैं पहले लिख लेता हूं, आई ऑलवेज ट्राई टू राइट इट फर्स्ट। सो गिवन लेट,
और उसने कहा फाइंड टू 3 डेसिमल प्लेसेस द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम y। तो मैंने कहा y गिवन लेट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो डिनोमिनेटर में लेट आ जाएगा और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, y एंड लेट आ जाएगा। तो ये डिनोमिनेटर में b वाली वैल्यू आ गई क्योंकि लेट की प्रोबेबिलिटी अभी आपने निकाली थी, और मैंने आपको ये सिखाया कि इन्हीं में से कुछ जो होती है वो न्यूमरेटर में आ जाती है। तो इसमें से कौन सी वाली ब्रांच न्यूमरेटर में आएगी, y एंड लेट वाली। सही है, क्लियर? क्या आंसर है? y एंड लेट। जो डिनोमिनेटर में तुमने ब्रांचेस लिखी है उन्हीं में से कोई न्यूमरेटर में लिखोगे। नॉट लेट वाली तो डिनोमिनेटर में नहीं लिखी तुमने। देखो गिवन कंडीशन में फॉर्मूला बनता है ना, गिवन कंडीशन अगर है तो ऊपर y एंड लेट आएगा, इट कांट बी सिंपली y। तुम सिंपली y निकाल रहे हो। फॉर्मूला में क्या होता है, a एंड b ओवर b ना, फॉर्मूला ये होता है ना, मेक सेंस? आपने नहीं बताया है। अब सबको समझ आ गया है? कैलकुलेशन आप वेरीफाई कर ले, मुझे नहीं पता कैलकुलेशन क्या हो रही है, बट यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओके, बिल्कुल भी नहीं, अभी आधा घंटा है बेटा, आधे घंटे में। एक और सवाल, छोटे छोटे बच्चे आ गए भाई। F means you are stopping at the first light. So what's the probability of stopping at the first light? सही है? S and S not mean कि you are stopping at the first light, and S not means that you're not stopping at the second light. Sorry, second light की बात हो रही है। कितना हो गया ये? हाँ, you could do that, but उसमें मुझे प्रॉब्लम ये होता है कि भाई then I have to figure out कि फर्स्ट पे रुकना है, सेकंड पे नहीं रुकना, then that becomes a little challenging for me, इसलिए मैंने FST लिखा। सही है? That tells me exactly मैं किस पे रुक रहा हूँ। So FST not, FS not T, FS not T not, F not ST, F not ST not, F not S not T, and F not S not and T not। सही है? पहले वो पूछता है पार्ट 2 में, था अभी है, find the probability that Karen has to stop at at each of the first 2 sets of light but does not have to stop at the third। तो F S और T नॉट ढूंढ रहा हूं मैं। F S और T नॉट कहाँ रहे? 0.4, 0.8, 0.7 क्या आ रहे हैं? उसने कहा फिर find the probability that Karen has to stop at exactly 2 of the sets of lights। तो exactly 2 इसमें भी आ रही है, exactly 2 इसमें भी आ रही है, और exactly 2 इसमें भी आ रही है। हाँ, सही है,
That's absolutely fine then. सही है. 0.4, 0.8, 0.7 plus 0.4, 0.2, 0.3 plus 0.6, 0.8, 0.3. ऐसा ही है कि दो पे रुक रहे हैं, एक पे नहीं रुक रहे हैं. सही है. एक नॉट वाला है, बाकी दो नॉर्मल लेटर्स हैं. ओके. पार्ट 4 कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कैरन हैज टू स्टॉप एट द फर्स्ट सेट ऑफ लाइट्स गिवन दैट शी हैज टू स्टॉप एट एग्जैक्टली 2 सेट ऑफ लाइट्स. तो मैंने कहा मैं पार्ट 4 को पहले लिख लेता हूं कि मुझे क्या लिखनी है कि गिवन एग्जैक्टली 2 और फर्स्ट स्टॉप. तो मैंने कहा कि नीचे गिवन एग्जैक्टली 2 आ जाएगा. गिवन कंडीशन डिनोमिनेटर में आ जाएगी और न्यूमरेटर में क्या आएगी? फर्स्ट स्टॉप एंड एग्जैक्टली 2. सही है. तो डिनोमिनेटर में तो पार्ट 3 का आंसर लिख दिया. क्या था? 39. सही है. अब न्यूमरेटर में कौन सी ब्रांचेस लिखनी है? फर्स्ट स्टॉप एंड एग्जैक्टली 2. अब मैंने आपको क्या सिखाया था कि फिल्टर करने का आसान तरीका क्या होता है कि जो आपने डिनोमिनेटर में ब्रांचेस लिखी है सिर्फ आप उन्हीं को देखें, बाकियों को देखें ही ना. तो आप डिनोमिनेटर में आपने ये 3 ब्रांचेस लिखी, इनमें से कितनी में फर्स्ट स्टॉप हो रहा है? इसमें भी और इसमें भी. आई एम स्टॉपिंग ऑन द फर्स्ट इन बोथ दीज ब्रांचेस, राइट? डज दैट मेक सेंस कि डिनोमिनेटर में हमने 3 ब्रांचेस लिखी थी. वो टिक मैंने पार्ट 3 के लिए लगाया हुआ है. राइट. ओके. तो मैंने ये कहा कि डिनोमिनेटर में 3 ब्रांचेस लिखी है. अब मुझे ऐसी ब्रांचेस ढूंढनी है जिसमें मैं फर्स्ट पे स्टॉप हुआ हूं एंड एग्जैक्टली 2 भी हो. तो एग्जैक्टली 2 तो ये तीनों होती हैं, ये मुझे पता है. इनमें से फर्स्ट में कितने में स्टॉप हुआ हूं? इस पे भी और इस पे भी. तो इन 2 ब्रांचेस को मैं क्या करूंगा? मैं न्यूमरेटर में लिख दूंगा. क्या? इसमें से एक कैलकुलेटर है, दोनों तो नहीं है. इन केस आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन. क्या आंसर है? पॉइंट. Everybody understands this now? Challenging question, 10 marks, 15 minutes. आप